बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और सियासत। मैं हूं सोनिया सत्ती। इलेक्शन के बाद विफाक और सूबों में हुकूमत साजी के मरहले जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जा रहे हैं और गुज़िश्ता रोज स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी हो गया है। अगले चंद दिनों में सदर और वजीर आजम का इंतखाब भी हो जाएगा। लेकिन अहम सवाल ये है कि हुकूमत साजी के मरहले मुकम्मल होने के बाद आगे होगा क्या, क्योंकि एक तगड़ी ओपोजिशन हम देख रहे हैं कि आगे तैयार बैठी है। मौलाना फजलुर रहमान को भी भूखे मनाने की कोशिशें की जा रही हैं। गुज़िश्ता रोज मुस्लिम लीग नून की सीनियर लीडरशिप मोहम्मद नवाज शरीफ खुद मौलाना फजलुर रहमान से उन्होंने मुलाकात की, इत्तला दी है कि कुछ ऑफर भी की गई हैं वजारतें। उन्होंने ये कहा है कि हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद बताएंगे। तो क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब मान जाएंगे? अगर मान जाते तो किसी हद तक हुकूमत के लिए चैलेंजेस कम हो जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रेगिंग के इल्जामात लगा रही है, मैंडेट चोरी होने की बात कर रही है। बहरहाल गुज़िश्ता रोज अली अमीन गंडापुर भी वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं केपी के। बड़ा जारहाना उन्होंने खिताब किया, इस पर भी आगे चलकर बात करेंगे। होने क्या जा रहा है, सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो साहब प्रोग्राम में हमें पहले हिस्से में ज्वाइन करेंगे। इसके साथ साथ प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम जरा मौकिफ लेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और GOIFA के तर्जुमान असलम गौरी साहब भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे। वर्ल्ड टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए PTI के सीनियर रहनुमा सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो साहब ने हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया अब्रो साहब आपके वक्त का। अब्रो साहब, अब इलेक्शन के बाद विफाक और सूबों में हुकूमत साजी के मराहिल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। मरियम नवाज भी वजीर आला पंजाब मुंतखब हो गए, कल अली अमीन गंडापुर भी वजीर आला मुंतखब हो गए हैं। अब आगे स्ट्रैटेजी आपकी है क्या? ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून कह रहे हैं कि मिलजुल कर आगे बढ़ते हैं, मुल्क को इस बहरान से निकालेंगे। आपकी वही जारियाना एक हिकमत अमली होगी या आपको लगता है कि मुल्की मसाइल हल करने के लिए सबको मिलकर बैठना होगा? जो पहले आपने बात की थी खर्चे की, तो ये खर्चा तो पूरे आवाम के होने चाहिए। 24 करोड़ की आवाम है जिसके 12.5 करोड़ वोटर्स है, ये उसके खर्चा है। ये जो इलेक्शन के नतायज है वो सही तरीके से जाहिर नहीं किए गए तो PTI का मौका, PTI तो आवाम की तर्जुमानी करती है। जब आप आवाम की गलत लोगों के हाथ में होगी, जिनको लोगों ने वोट नहीं दिया, वो लोग जाके उन पे हुक्मरानी करेंगी तो वो कौन सा डिलीवर करने की कोशिश करेंगे? उनको तो पता है कि लोगों ने उनको वोट नहीं दिया। तो PTI का मौका बिल्कुल क्लियर है कि जो इलेक्शन हुए उसकी ये तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहला इलेक्शन है। मेरे ख्याल में कल जो असेंबली में स्पीच हुई, आपने सेनेट में भी देखा है, मैंने तो सेनेट में भी स्पीच की थी, तो आपने देखा। हम तो ये कह रहे हैं कि आप स्टार्ट करें NA1 से लेके NA266 तक, एक इलेक्शन नहीं हुआ, बाकी तो 265 सीटों में इलेक्शन हुआ। PK1 से आप स्टार्ट कर दें, क्योंकि उनकी आदत करवाएं सब पार्टी के प्रेजेंस में, क्योंकि सब पार्टी कह रही है कि भाई ये इलेक्शन में धांधली है। अगर अभी पाकिस्तान एटॉमिक ग्रोथ होने के बाद फिर भी हम अगर इस मरहले से नहीं निकल पाते तो कल की तो आप दूर की बात है। हम तो अपनी बिल्कुल होना भी चाहिए, सब पार्टी बैठे एक। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। अच्छा, लेकिन सेनेटर साहब मैं अब आगे जरा बढ़ते हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान की तरफ देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, मुस्लिम लीग नून भी देख रही है, बाकी जमातें भी देख रहे हैं। वो मौलाना फजलुर रहमान जिन
के बारे में आपके लीडर का बड़ा सख्त एक मौक़िफ़ होता था, बड़ा सख्त एक रवैया होता था, और हमने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब भी बड़े जारहाना अंदाज में उनकी हिकमत अमली रही है टुवर्ड्स पीटीआई। फिर तहरीक अदम एतमाद का मामला आपकी जमात के हवाले से जब आया तो मौलाना ने बाकायदा उसको लीड किया, क्रेडिट लिया कि हमने गिराई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत। अब अचानक आपको जरूरत पड़ गई है मौलाना फजलुर रहमान की, लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के भी राबते हैं। गुज़िश्ता रोज मुस्लिम लीग नून की बड़ी सीनियर लीडरशिप खुद नवाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिले, वजारतों की ऑफर दी गई, तो आपके भी राबते हैं और मुस्लिम लीग नून के भी राबते हैं, तो ये अचानक क्यों जरूरत पेश आ गई आपको मौलाना फजलुर रहमान साहब की? अब्रो साहब आप सुन सकते हैं? ठीक है, सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो साहब से दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। ज़ाहिर इलेक्शन के बाद विफाक और सूबों में हुकूमत साजी के मरहले आगे बढ़ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज कौमी असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हुआ। फिर हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज ही अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला KP मुंतखब होने के बाद उन्होंने एक खिताब किया, बड़ा जारहाना खिताब किया, जिसमें इमरान खान को बानी PTI को रिहा करने के हवाले से उन्होंने बात की। इसके अलावा साथ साथ ये भी कहा कि मुल्क को मसाइल से, सूबे को मसाइल से निकालेंगे। बड़ा एक जारहाना खिताब नजर आया अली अमीन गंडापुर की जानिब से। अच्छा, दूसरी तरफ कुछ और भी चीजें हो रही हैं। नून लीग और MQM के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है कि मिलकर कौमी इत्तफाक राय से आगे बढ़ेंगे, और मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से जिस तरह से अभी बात हो रही थी कि मौलाना को भी मनाने की कोशिशें की जा रही हैं, क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब मान जाएंगे या नहीं मानेंगे? आगे सिनेरियो क्या होगा? वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद मरियम नवाज बड़ी एक्टिव नजर आ रही हैं और हर दिन उनका एक मसरूफ दिन नजर आता है। मरियम नवाज के लिए कितना चैलेंजिंग होगा, गो कि उन्होंने बड़े ऐलानात भी किए हैं वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद। बहरहाल मामलात किस तरफ जाएंगे, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इस पर जरा एनालिसिस लेते हैं अपने तर्जिया कारों से। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर। रहनुमा आमिर हसन साहब ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। आमिर हसन साहब, इलेक्शन के बाद विफाक और सूबों में हुकूमत साजी के मरहले आगे बढ़ रहे हैं। कौमी असम्बली के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी हो गया है। आसिफ अली जरदारी साहब भी कुछ ही दिनों में मुंतखब हो जाएंगे, लेकिन जाहिर है एक वोट उनका बड़ा कीमती है। मौलाना को मनाने की कोशिशें की जा रही हैं। MQM के हवाले से भी आप कि जाहिर है ठीक नहीं है सूरत हाल, MQM के हवाले से भी तो मनाने की कोशिशें हो रही हैं मौलाना साहब को भी, MQM को भी। देखिए, मेरा ख्याल है नाराजगी की कोई बात नहीं है। अभी तक अपने कोई बाकायदा उसकी रिक्वेस्ट की है बोर्ड की, और जब करेंगे इस पर कोई ऐसा मसला नहीं है। वो भी सियासी जमातें हैं, वो ये चीज देखेंगी कि सदर पाकिस्तान के तौर पे कौन सा कैंडिडेट पाकिस्तान के लिए बेहतर है। और फिर हमारे ताल्लुकात रहे हैं सियासी तौर पे, आपकी कोई जो ताल्लुकात में उतार चढ़ाव तो आता है, लेकिन एक सियासी ताल्लुकात जो सदर आसिफ अली जरदारी ने हमेशा MQM के साथ जो एक ताल्लुक रखा है या मौलाना के साथ, तो हमें उम्मीद है कि वो प्रेसिडेंट साहब को सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा चलें, तर्जुमान जेजू आईफे असलम गौरी साहब भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जरा पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। असलम गौरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। असलम गौरी साहब, ज़ाहिर मौलाना साहब को मनाने की दोनों तरफ से कोशिशें हो रही हैं। PTI के वक्त भी मुलाकातें कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज नवाज शरीफ साहब, मुस्लिम लीग नून की सीनियर लीडरशिप भी मिली, मनाने की तो कोशिशें हो रही हैं, लेकिन आप लोगों का तो एक फुल फ्लैज डिसीजन था कि हमने ऑपोजिशन में ही बैठना है और जारहाना ऑपोजिशन करनी है। क्या कोई मामला तय पाए हैं? वजारतों की भी सुना है ऑफर हुई है आप लोगों को?
देखिए, पहली बात तो ये है, शुक्रिया आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। बात ये है कि हमारा मौक़िफ़ जो है अपोजिशन से बढ़ के है, आगे तक का है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि हमें जो कुछ दिया गया है, जो सीटें हमें मिली हैं, वो सिलेक्टेड है। अच्छा, हमें किसी ने हमारी जो हमें वोट मिले थे वो हमें नहीं दिया गया। हमारा हक मारा गया और हक छीना गया और दूसरी पार्टियों को दिया गया। अब सूचना ये है कि हमारा मौक़िफ़ उस पर यह है कि हमारी मजलिस आमला ने फैसला किया था कि हमें ये सिस्टम जो है, सिस्टम से अलग हो जाना चाहिए। हमें ऐसी जमहूरियत की जरूरत नहीं है। ठीक है। इसकी वजह से फिर हमने अपनी मरकजी जनरल कौंसिल से रजू किया था, क्योंकि हमारे दस्तूर में तरमीम का हक मरकजी जनरल कौंसिल को है। तो उस सिलसिले में फिर हमने अपने प्रोग्राम का शेड्यूल दिया था कि मरकजी जनरल कौंसिल के मेंबरान को असल सूरत-ए-हाल से आगाह करने के लिए, और हम भी अपने कैंडिडेट से, हर सतह के कैंडिडेट से मुलाकात के लिए एक शेड्यूल हमने तरतीब दिया था। तो उसमें हम 2 प्रोग्राम तो कर इस्लामाबाद और पेशावर का, लेकिन कल इंशाल्लाह हम सिंध का कर रहे हैं, कराची में। मौलाना साहब भी हमारे हमरा होंगे, हम जा रहे हैं आज इंशाल्लाह किसी वक्त भी कराची। नहीं तो अभी तक हतमी तौर पर ये फैसला नहीं हुआ कि आपने ओपोजिशन में बैठना है या वजारतें लेनी। निकलने का है। हमारा फैसला वजारतों तक का नहीं है, अपोजिशन का नहीं है। हमारा फैसला तो इस सिस्टम को ही खुदाफिज कहने का है, जिस सिस्टम में अवाम के मैंडेट का एहतराम नहीं किया जाता। अवाम को माचिस की डिबिया से लेके मेडिसिन मरने तक की दवा तक के जो ऊपर टैक्स देने पर, और 5 साल बाद जब अवाम को एक पर्ची मिलती है अपना हक इस्तेमाल करने की, उस पर्ची को भी चोरी कर लिया जाता है। तो हमारा मौक़िफ़ तो ये है, हमारा मौक़िफ़ कुछ और है और तासर कुछ और दिया जा रहा है कि फलां वजारत लेना चाहते हैं, फलां गवर्नर लेना चाहते हैं। नहीं, कल जो नवाज शरीफ साहब से आपकी मुलाकात हुई है, उसने कोई यकीन दहानी नहीं कराई कि आपके जो इल्जामात है, रिगिंग के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन खदशात को हम दूर करेंगे? देखिए मियां, या मुस्लिम लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, हमें इस तक तो इनसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जब हम चीख रहे थे कि लेवल प्लेइंग फील्ड ठीक नहीं है, और जब हम कह रहे थे कि हमारे हलकों में मौसम की खराबी है, जब हम कह रहे थे कि हमारे हलकों में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत के खुद मौलाना फजलरमान साहब आखिरी दिन तक जब वोट कास्ट करने जा रहे थे, सेट लेटर वसूल कर रहे थे, तो उस वक्त हमारा साथ किसने नहीं दिया। हमारे इस हद तक तो इनसे है इख्तिलाफ, बल्कि मैं माजरत के साथ कहूंगा कि हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो हमारा आखिरी वक्त तक मजाक उड़ाते रहे इस मसले का। तो वही हुआ, जब बक्से खाली होंगे तो कोई तीसरी कुव्वत तो भरेगी ना, उनको हमने भर दिया और भरने के बाद किसी और के पास मैंडेट चला गया। यही तो हमारा कसूर है, और इसी पे तो हम चीख रहे हैं। हमें जो मैंडेट हमारा है वो चोरी हुआ है। अब उस चोरी करने वाले मैंडेट के खिलाफ इलेक्शन कमीशन हो, जहाँ उस इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके इसको कंट्रोल करने वाले अथॉरिटीज हो, हम उनके खिलाफ एहतजाज। ठीक है आमिर हसन साहब, ये मैंडेट चोरी हुआ है, ये इल्जामात JUIF भी लगा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी लगा रही है, दीगर कुछ जमातें भी हैं, तो एक बड़ा चैलेंज होगा आपके लिए। एक तगड़ी अपोजिशन, अगर मौलाना भी अपोजिशन में बैठ जाते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, और फिर रिगिंग के इस कदर इल्जामात, तो ये आपको लगता है कि ऑलरेडी एक बहरानी कैफियत है, मुश्किल हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए इन चैलेंजेस से निमटना, जब एक ऐसे वक्त में जब मुल्क को और भी बहुत सारे मसाइल से निमटना है? बहरान तो बहुत बड़ा है, बहरान है तो पीपल्स पार्टी वजारत लेने के लिए तैयार नहीं है। बहरान है तो दूसरी पार्टी जो कह रहे हैं वो आपको देंगे हम। ठीक है, मैं आमिर हसन साहब का मौक़िफ़ ले लूं। असलम गौरी साहब, मैं फिर आपकी तरफ आती हूँ। जी आमिर साहब। देखिए, पाकिस्तान में जितने भी इंतखाबात हुए हैं उन पे हमेशा तहफ़्फ़ुज़ात हुए। किसी भी इंतखाबात को तमाम सियासी जमातों ने कबूल नहीं किया। मौजूदा सूरत हाल में JUI की जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो ज्यादातर तो इनकी खैबर पख्तूनख्वा में है। तो जहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस जमात के साथ तो इनका इत्तेहाद नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है कि अगर PTI ने इनका मैंडेट छीना है और वहीं पे ये PTI के साथ कैसे चल सकते हैं? और फिर जो PTI ने हमेशा तज़हीक की है मौलाना की, और जिस तरह की गुफ्तगू की है, और जो मेरे ख्याल से किसी सियासतदान की इतनी तज़हीक नहीं की PTI ने जितनी मौलाना फजलुर रहमान की है। तो मैं नहीं समझता कि अगर आपका मैंडेट जिन्होंने छीना हो उन्हीं के साथ मिलकर जदोजहद दूसरी है। दूसरी बात ये है कि हमेशा सॉरी हेट टू इंटरप्ट यू, लेकिन आमिर हसन साहब ये जहाँ तज़हीक की और ये बयानबाजी की बात है, ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने भी कोई कसर उठा नहीं रखी। शहबाज शरीफ साहब के बयानात आप देख लें,
تو یہ تو پھر پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ تو معاملات نہیں جاتے نا. سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ حرف آخر کچھ بھی نہیں ہوتا سیاست میں. نہیں بالکل نہیں ہوتا, لیکن میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سمبولک جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے مولانا کے ساتھ, ایک دوسرے پہ الزامات تو لگتے رہے ہیں لیکن تحریک آمیز باتیں جو کی گئی ہیں وہ کبھی نہیں کی گئی. پاکستان کی سیاست میں اتنا گھٹیا انداز کبھی اختیار نہیں کیا گیا جو پی ٹی آئی کے سربراہ کی طرف سے مولانا کے لیے اختیار کیا جاتا تھا. میں تو یہ بات رکھ رہا ہوں. اچھا دوسری بات یہ اگر ہو جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں, لیکن بہرحال ایک دم اتنے فاصلے کیسے آپ ختم کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ تحفظات کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کے الیکشن 88 میں 90 میں چرائے گئے, سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا اصغر خان کیس میں, لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی ہمیشہ پارلیمان کے اندر بیٹھ کے اور سسٹم کو آگے بڑھاتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ آئندہ انتخابات کے اندر کام. اور یہ بات میرے خیال سے جمعیت علماء اسلام بھی ایک جمہوری جماعت ہے اور انہوں نے ہمیشہ جمہوری جدوجہد پہ یقین رکھا ہے. ہمارے ساتھ ایم آر ڈی میں رہے ہیں, اے آئی ڈی میں رہے ہیں, ہمارے ایک ان کے ساتھ بڑا تعلق ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آگے بڑھیں گے. جہاں تک بات ہے نظام کی اور مشکل صورتحال کی, دیکھیے وہ تو ہے. اس کے باوجود کہ اب دیکھیے پچھلے 20 ماہ سے گورنر کا عہدہ ہے کے پی کے میں مولانا صاحب کی جماعت کو دیا گیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کیا سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں؟ اقتدار میں ہونے کے باوجود بھی نہیں ہوتے. یہ دنیا ہے, یہاں پہ مسائل رہتے ہیں, لیکن آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ بہتر سے بہتر معاملہ کو حل کرنے کی کوشش کی جائے. اور میں جتنا جانتا ہوں, جتنا میرا ایک اپنا تجزیہ ہے ذاتی طور پہ ایز اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ, مولانا فضل الرحمان اور جمعیت علماء اسلام ایک جمہوری جماعت ہے. وہ اپنے مطالبات رکھتے ہیں لیکن وہ گراؤنڈ ریالٹیز کو بھی سمجھتے ہیں, جانتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی چلیں گے. میرے خیال سے وہ دیکھیں گے کہ ملک کے حالات کے لیے بہتری کیسے ہو سکتی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ مذاکرات کرنا مشکل ہوتا ہے. ہم تمام سیاسی جماعتیں مل کے اس معاملات کو حل کر لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا اسلم غوری صاحب, یہ جس طرح سے ابھی عامر حسن صاحب بات کر رہے تھے کہ آپ کی اور پاکستان تحریک انصاف میں بڑا ہے کہ جارحانہ حکمت عملی تھی ٹوورڈز جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کی طرف سے, آپ اور آپ کے جو لیڈر ہیں ان کی طرف سے بانی پی ٹی آئی نے جو الفاظ استعمال کیے. لیکن وہی اگین بات کی حرف آخر کچھ بھی نہیں ہوتا سیاست میں. تو یہ آپ فاصلے کم ہونے جا رہے ہیں واقعی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, اور آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ جس طرح کی القابات, جس طرح کی بات, جس طرح کی ظاہر ہے زبان استعمال کی جاتی رہی مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے, تو وہ اب سب چیزیں بلا کر آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں آپ لوگ؟ دیکھیے بات سی ہے کہ جب آپ قتل ہوئے ہوتے ہیں دوسری پارٹیوں کے, لیکن گھر پہ چل کے آ جائے تو شیخوں کی معافی ہو جاتی ہے. یہ تو ایک بات ہے کہ زبان کون سی استعمال کی, لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کیا ہم نے پی ٹی آئی کا یا پی ٹی آئی کے جس نظریے کے خلاف ہم تحریک چلا رہے تھے, کیا وہ ہم نے تحریک ایکسپیکٹ کر لیا ہے؟ مقصد تو ایک نقطہ ہے کہ وہ تشریف لائے, انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے پہلی آواز اٹھائی ہے کہ الیکشن میں ریگنگ ہوئی ہے اور الیکشن وقت میں چوری ہوا ہے, جس پر ہم نے تو ازراہ تفنن یہ بھی کہا کہ حضور یہ تو ہم تو گلا یہ کرتے ہیں کہ ہمارا کے پی کے میں جو چوری ہوا ہے ہمارا مینڈیٹ وہ آپ کو دیا گیا ہے, اور جو سندھ میں چوری ہوا ہے وہ پیپلز پارٹی کو دیا گیا ہے, جو بلوچستان میں چوری ہوا ہے پیپلز پارٹی کو دیا گیا ہے. سلیکشن سے قبل پیپلز پارٹی کا وجود نہیں تھا بلوچستان میں. تو ہم تو یہ سب چاہتے ہیں, ہم کسی پہ الزام نہیں دینا چاہتے کسی پارٹی پہ, ہم تو ان کو الزام دے رہے ہیں جن کی ذمہ داری صاف اور شفاف الیکشن کرانا تھا, ہم ان کو الزام دے رہے ہیں. اور ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ کام اگر اسی طرح کا کرنا ہے تو کیا ضرورت پڑی ایک اربوں روپے اس قوم کا, اس غریب قوم کا آپ اس الیکشن کے پروسیس پہ لگائیں. آپ کار سے پکڑ کے بٹھا دیا کریں, یہ صدر پاکستان ہے, یہ وزیر اعظم, اور میں چلتی رہے. پہلے بھی اس طرح کے چلتے رہے, آپ کو یاد ہوگا محمد خان جنیجو اور پتہ نہیں کیا کا اس طرح کا کام چلتا رہا ہے, کسی طرح چلاتے رہے. قوم کے پیسے کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ اور ہم تو اس سسٹم سے نفرت کا اظہار کرنے جا رہے ہیں, اس جمہوریت سے, جس کو میرے بھائی جمہوریت کہہ رہے ہیں, ان کو قبول ہو. وہ جمہوریت ذوالفقار علی بھٹو کی اور محترمہ بینظیر بھٹو کی, نصرت بھٹو کی, وہ اور جمہوریت کی. یہ آج کی جمہوریت اور ہے. آج تو پوری اسمبلی آپ خرید و فروخت کر رہے ہیں. آپ کارکردگی کے بنیاد پہ ووٹ نہیں لے رہے ہیں کہ آپ نے کارکردگی ہو. تو میں کہتا ہوں جا کے دیکھو سندھ میں کیا کارکردگی, جا کے سندھ کے عوام سے پوچھ لو. آدھا سندھ تو کچے کے ڈاکوں کے پاس محفوظ پڑا ہوا ہے, جو پیپلز پارٹی کی حکومت کے دوران میں لوگ اٹھا کے لے جاتے تھے. اس کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. یہ صرف اگر پیسے سے ہی
असम्बलियां बढ़नी है और इसी तरह बढ़ना है, तो हमें क्या जरूरत पड़ी, हम लोग इतना पैसा जाया करते हैं और इतना पैसा हम पे लगाते हैं, तो हम इस तरह पैसा दें कि हम उसकी तस्वीर लिया करें, हमें क्या जरूरत पड़ी है जो कुछ इस दफा तमाशा हुआ है। महमूद खान चकदई क्या कह रहे हैं, आप उनकी समझते, आप छोटे सूबों की आवाज को समझते नहीं, बड़े सूबे छोटे सूबों पे अपना तसल्लुत कायम करने के लिए इस तरह हमें कभी जमहूरियत का सबक देते हैं, कभी पाकिस्तान बचाने का सबक देते हैं, कभी हालात खराब होने का सबक देते हैं, तो ऐसी सूरत हाल नहीं है। हम सबसे ज्यादा मुखलिस है पाकिस्तान के लिए, जो है मुझसे ज्यादा कोई मुखलिस नहीं है। और मेरे यही साथी जो आज जमहूरियत का आलाप ला रहे, किसने भी आपके साथ आवाज ना बनाई, और 3.5 साल जब तक ये जेलों में पड़े हुए थे या दुबई और लंदन बैठे हुए थे, मेरी पार्टी रोडों पे खड़ी हुई थी, हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ रही थी, जमहूरियत की जंग लड़ रही थी। ठीक है। अच्छा आमिर हसन साहब, ये वजारतें लेने के हवाले से जो पीपल्स पार्टी का डिसीजन है, इसमें कोई तब्दीली आ सकती है, और क्या वजह है कि आप लोग काबीना का हिस्सा नहीं बन रहे, वजारतें नहीं ले रहे, और दीगर जितने भी एग्जेक्टिव ओहदे हैं जैसे सदर का हो गया है, दीगर वो आप लोग लेने पे राजी हो गए हैं? आपको लगता है कि चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं और आपको यही खदशा है कि सारा मलबा जो है वो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे ना आ जाए, नून लीग पे जाए, ये वजह है या कोई और वजह है ना वजारतें लेने की? देखिए, ये जो चैलेंजेस हैं ये ज्यादा थे जब 16 महीने की हुकूमत थी, उस वक्त हमने वजारतें दी थी। बात अब ये है कि सीईसी ने जो फैसला किया है वो इस बुनियाद पे किया है कि 16 महीने की हुकूमत में हमने ये देखा कि फैसला साजी बड़ी मुश्किल रही। इतने ज्यादा जमातें मौजूद थी कि फैसले वक्त पे नहीं हो पा रहे थे, जिसकी वजह से हुकूमत अच्छे तरीके से डिलीवर नहीं कर सकी। इसलिए पीपल्स पार्टी ने समझा है कि हुकूमत और गवर्नेंस के तमाम इख्तियारात हम लोग PMLN को मुंतकिल कर दें, वो अपनी कैबिनेट लेके आए और फैसले करें ताकि मुल्क को बहरानों से निकाला जा सके। तो ये तो बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान के अंदर एक जमात जो तकरीबन थोड़ी ही कम नशिस्तें रखती है और जिसकी वजह से 2 जमातें मिलकर हुकूमत बना सकती और दूसरी बड़ी जमात वजारतें ना ले, ये बहुत बड़ी बात है, इसे तो अप्रिशिएट करना चाहिए। अब इस पे ये शक निकाल दिया गया है कि आप परफॉर्म, भाई 5 साल किसी को वजारतें मिल रही हो तो वो क्यों छोड़ेगा कि 5 साल के बाद उसके क्या रिजल्ट्स आए? क्योंकि तो इस वक्त सर वो ये कहते हैं ना कि इकोनॉमी की ओवरऑल सिचुएशन ऐसी है कि कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, जितने भी कोशिश कर ले, IMF की प्रोग्राम के अंदर रहते हुए अवाम के साथ कनेक्टेड रहना या अवाम को रिलीफ देना ये बड़ा मुश्किल होगा, और फिर इस कारकर्दगी के साथ आगे सियासत करना मुश्किल हो जाएगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सियासतदान वो नहीं होते, लीडर वो नहीं होते जो मुश्किल वक्त में फैसला साजी से भाग जाएं और राह फरार हासिल करें। आपको अगर मुश्किल हालात है तो सियासतदानों ने ठीक करने हैं, तो जरूरतमंद कदम उठाना पड़ेगा, आगे बढ़ के मुल्क के हालात ठीक करने पड़ेंगे। अगर मैं अपनी सियासत बचाता रहूं और मुल्क ही ना बचे, खुदा ना खास्ता, या रियासत ना बचे, तो किस काम की है फिर मेरी सियासत? उसके बाद कि मैंने सियासत बचा ली है और खुदा ना खास्ता मुल्क नहीं बचा है, तो ये नई चीज है। दूसरी बात ये है कि हम लोगों ने मुकम्मल इख्तियार दिया है उन्हें, वो अपनी गवर्नमेंट बनाए और उम्मीद है कि पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। दूसरी बात जो फरमा रहे हैं मेरे दोस्त, देखिए इतनी इंतहापसंद नजरियात की तरफ जाना नहीं चाहिए। आज इनकी बातों से कॉम्प्रेस जमातों वाली और तालिबान वाली बातें नजर आ रही हैं कि जमहूरियत पे ये और वो और ऐसे और वैसे। इनके 200 लोग शहीद हुए हैं, बिल्कुल हम उनके लिए गमज़दा भी हैं और हम जानते भी हैं कि वाकई इस दफा बड़ा मुश्किल रहा जमीयत उलमा इस्लाम के लिए, लेकिन इनसे बहुत पहले ये सारे काम, लाशें भी हम उठा चुके हैं, मुश्किल सूरत हाल भी देख चुके हैं, सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में हमारे लोग शहीद हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि सिस्टम के अंदर बेहतरी लाने के लिए सिर्फ महज नफरत से या अंगारों से नहीं होगा। हमारे दोस्त जो फरमा रहे हैं KPK की हद तक तो इनकी बात मानी जा सकती है। सिंध में तो ना कभी ये झुके हैं, ना कभी इन्हें निशस्त मिली है। इनके वो है सूबाई वहाँ के अमीर राशिद महमूद सोबरो साहब, उनके भाई, तो वो भी निश्चित नहीं जीत सकते। बाकी तो ये किसी सीट का नाम भी नहीं ले सकते। लेकिन बहरहाल ठीक है, सियासी जमातें इलेक्शन हारने के बाद अपने इसके लिए हमेशा हर बंदा कहता है कि मैं जीत ही रहा था। ना इनकी हमेशा सियासी तारीख देखें तो निश्चितें इतनी ही आती नहीं है, थोड़ी ऊपर नीचे कौमी असेंबली की 2-4 आगे पीछे हो जाती है। हमें इनके साथ इस चीज पे हमदर्दी है। हम खुद इस चीज को देख के पंजाब के अंदर जो हुआ, हमारी पार्टी को तोड़ा गया पहले 2013 में, 2018 में फिर मजीद तोड़ा गया,
اس بار بھی ریگنگ ہوئی ہے پنجاب میں, پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے آپ کے ساتھ. نہیں دیکھیے, جب آپ کے کینڈیڈیٹ, ہم نے 40 سال سے جو پولیٹیکل کارڈر تیار کیا تھا, کینڈیڈیٹس بنائے تھے, وزیر بنائے تھے, 90% تو ایک جماعت کے اندر دھکیل دیے. اس کے بعد اب وہ لوگ واپس آنا چاہ رہے تھے تو پھر ایک جماعت بنا کے انہیں روکا گیا, پیپلز پارٹی کی طرف نہیں آنے دیا گیا. تو یہ چیزیں ہم کہتے رہے ہیں, لیول پلینگ فیلڈ کی بات تو ہم ہی نے تو اٹھائی تھی سب سے پہلے. تو میرے خیال میں اب ویسے ملی ہے اس الیکشن میں, نہیں ملی آپ کو لیول پلینگ فیلڈ مکمل طور پر؟ شکایتیں ہیں ابھی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پنجاب کے اندر تو یہ صورتحال رہی کہ جو کینڈیڈیٹ ہماری طرف آنا چاہ رہے تھے, جو ہم سے گئے تھے 5-10 سال پہلے, انہیں نہیں آنے دیا گیا. اور پاکستان پیپلز پارٹی کو کوشش یہ کی گئی کہ ان دو جماعتوں کے درمیان ہی رہنے دیا جائے, اور ہمارے سیاسی طور پہ ہمیں مکمل آزادی نہیں تھی. لیکن اس کے باوجود میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ایک الیکشن میں ہم وزیر اعظم ہوتے تھے, دوسرے الیکشن میں ہمیں 17 سیٹیں ملتی تھی, اس کے باوجود ان کے اندر رہ کے جدوجہد کرتے تھے. یہ فارم 45 محترمہ بے نظیر بھٹو کی جدوجہد سے آیا ہے. پاکستان کے اندر نگران حکومتیں اور دوسرے اقدامات الیکشن کمیشن کو آزاد کر کے آئے ہیں. پاکستان کے اندر ایک پرابلم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ مینوورنگ کرتا ہے. اس کے لیے یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ طالبان کی طرح یا کانفرنس جماعتوں کی طرح ہتھیار اٹھا لیں اور یا نظام کو تلپٹ کریں. میرے خیال سے گفتگو اور نظام کے اندر ہے کہ نظام کی بہتری کے لیے یہی کہیں پہ جمعیت علماء اسلام نے اپنے آئین میں بھی یہی چیز دیکھی. ٹھیک ہے. اچھا اسلم غوری صاحب, آپ ایگری کرتے ہیں کہ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے سسٹم کی خرابیوں کو نشاندہی کی جا سکتی ہے, جب آپ سسٹم سے باہر نکل جائیں گے تو یہ تو ملک کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے, جس طرح سے ابھی عامر حسن صاحب نے بات کی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ سسٹم کے اندر تو ہم رہ رہے ہیں نا, ہمیں کیوں شہید کیا جا رہا ہے, ہمیں کیوں مارا جا رہا ہے نا. جمہوریت کفر ہے, اور یہ علماء جو ہے یہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوئے جمہوریت کے وکیل ہیں. تو وہ جو کہتے ہیں جمہوریت کفر ہے, ان کی مخالفت ہم کر رہے ہیں. وہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ کو نہیں مار رہے, وہ ہمیں مار رہے ہیں کہ یہ مولوی ہے, وہ فتویٰ دیتے ہیں جمہوریت کفر ہے, ہم فتویٰ دیتے ہیں جمہوریت جائز ہے. تو ہماری تو لڑائی ان سے ہو رہی جن کا میرے بھائی نام لے رہے ہیں. کرنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. پیپلز پارٹی خود کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ کراچی میں زیادتی ہوئی ہے, خود ایم کیو ایم کہتے ہیں کہ اندرون سے زیادتی ہوئی ہے. کون سی پارٹی کہتی ہے؟ تو حقائق پہ تو بیان بات کریں نا, سچ تو بولے بھائی. زیادتی ہوئی ہے, ڈلی الیکشن ہے, ریگنگ والا الیکشن ہے, ہمیں کرنا ہے. ہم نے 2018 کی تحریک جو چلائی تھی وہ 16 مہینے کی حکومت کے لیے نہیں چلائی تھی, ہم نے صرف عمران خان سے نجات کے لیے نہیں چلائی تھی. 2018 کی تحریک کا بنیاد جو تھی وہ صرف اور صرف ریگنگ اور الیکشن, جعلی الیکشن تھی. اب تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ 2018 میں شاید اچھا الیکشن ہوا تھا, اس دفعہ تو اس کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے جعلی ہونے کا. تو یہ وہ صورتحال ہے. حقائق کو مد نظر رکھیں. جمہوریت کے ساتھ ہم 76 سال سے چلتے چلتے یہاں پہنچ گئے ہیں. جمہوریت کی روح بھی اب تو پارٹی سیکٹر, جو ٹی وی اینکر, جو آپ کے جناب صحافی, جو اخبارات والے دوست ہیں, وہ جو رپورٹس دیتے ہیں ان رپورٹس کے برعکس رزلٹ ہے. نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیکن اسلم غوری صاحب. مجھے آج تک 45 نہیں ملے, میرا حلقہ اٹھانے کراچی کا. تو یہ اس طرح میں آپ کو ہلکے دیتا ہوں, میرے دوست کھلوا لیں. N191 سے لے کے N194 بلاول بھٹو صاحب کا حلقہ کھلوا لے, وہاں سب آپریشن دیکھ رہے ہیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کیا ہوا ہے. تو ہم تو اس طرف جانا نہیں چاہتے جس طرح انہیں لے جایا جا رہا ہے. اب تو ان سے گلا کر رہے ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ کروایا ہے. ہم ان کو نہیں کہنا چاہتے, ہم اچھی پارٹی کو نہیں کہنا چاہتے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ترجمان JUIF اسلم غوری صاحب, جبکہ پیپلز پارٹی سینئر رہنما عامر حسن صاحب پروگرام میں ہمیں جوائن کیا. بہت بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. فیڈ بیک ضرور دیجیے. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.